Good morning, students. Today we will discuss the stereoisomers. On yesterday, I have finished the structural isomers and their types. Now, those compounds which have same molecular formula and structural formula, but different spatial arrangement of atom or group are known as stereoisomers, and this phenomenon is known as stereoisomerism. जैसे कि स्ट्रक्चर का हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे कि जैसे जनरली लोग डिफिनेशन दे देते हैं कि वैसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि ऐसा कहना गलत होता है ना, बल्कि ये कहना चाहिए कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड but different structural formula or spatial arrangement of atom or group are called isomers। क्या कि अगर किसी किसी केस में होता क्या है, खासकर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होगा आपका क्या कि मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होता है, लेकिन उसमें एटम का स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, जिसके चलते स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली स्टीरियो आइसोमर्स क्या है ये मैं आप लोगों को समझा दिया। ठीक है कि कंपाउंड्स में मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होता है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होता है। स्पेशियल का मतलब होता है कि स्पेस में एटम या ग्रुप का ये जो होता है अरेंजमेंट जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए थे। स्टीरियो आइसोमर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, व्हाट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल formula but different spatial arrangement of atom or group due to rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो रोटेट करेगा, डबल बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं कर सकता है। जैसे कोई दो कॉपी एक कॉपी का बल्कि दो कॉपी ले लीजिए। ठीक है, सपोज कि एक कॉपी मेरा ये है, एक कॉपी ये है। ठीक है, देखिए ये, और इसमें हम दो कील ठोक दिए, दो कील ठोक दिए तो दोनों कॉपी रोटेट करेगा? कभी नहीं करेगा दो कील पर, बल्कि एक एक कील अगर हम निकाल दे, सिर्फ एक कील रखें कांटी ना और रोटेट कराइए तो इस तरह से रोटेट करता चला जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वो बना देगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना जाएगा, इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बना देगा, लेकिन जिसमें दो ही स्ट्रक्चर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। पहला हो गया आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरा हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्लिप्स्ड फॉर्म किसको कहेंगे? हाइड्रोजन ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर। एक्लिप्स मतलब होता है क्या? ग्रहण लगना। ठीक है, चंद्र ग्रहण पढ़े होगे, एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स पढ़े हो ना, और ये सोलर एक्लिप्स पढ़े होंगे। तो लूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स वर्ड वहां आता है। ठीक है, कहीं केमिस्ट्री से वहां गया है। ऐसा लगता है मानो ग्रहण लग गया हो, एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन से बहुत करीब हो जाता है, जिसके चलते उसमें रिपल्सिव फोर्स लगता है और यह रिस्पेक्टिवली क्या होगा? कम स्टेबल होगा। ठीक है, और इस फॉर्म को हम लोग एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। आप ये क्या कहा जाता है, स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें देखो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। रुक जाइए थोड़ा, बैक हमको लाने दीजिए, बैक में देख लीजिए। इसमें जैसे ये इथेन हो गया, इथेन पर CH3 होता है। ठीक है, तो देखो इस ये यहाँ पर ये कार्बन हो गया, इस पर 3 हाइड्रोजन है, ये दूसरा कार्बन हो गया, इस पर 3 हाइड्रोजन है। ये दो हाइड्रोजन जो होगा इस हाइड्रोजन के जस्ट नजदीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो जिसकी वजह से ये कंपाउंड कम स्टेबल होगा और इस फॉर्म को ही हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। फाइल इन दोज कंपाउंड्स in which hydrogen atom of one carbon atom is apart to other carbon atom, hydrogen of other carbon atom, then this form is known as staggered form ना। staggered का मतलब होता ही है आड़ा खड़ी, तिरछा ना। तो एक का यहाँ है तो दूसरे का हाइड्रोजन यहाँ काफी दूरी पर है, जिसके चलते रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, इसीलिए यह फॉर्म जो होता है स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। व्हाट इज एक्लिप्स्ड फॉर्म? व्हेन hydrogen of different carbon atom are close to each other. For example, in the case of ethane, the hydrogen of one carbon
is very close to hydrogen of another carbon, then this form is known as eclipsed form. Since these hydrogen are close to each other, their electron cloud will repel to each other. Consequently, this form is unstable और यह रिस्पेक्टिवली कम स्टेबल होता है। स्टैगर्ड फॉर्म में एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन से काफी दूरी पर होता है, जिसके चलते रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है और यह मोर स्टेबल हो जाता है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सा हॉर्स मॉडल कहते हैं। लगता है नहीं घोड़ा खड़ा है, उस तरह का मॉडल है, इसीलिए इसको हम लोग सा हॉर्स मॉडल कहते हैं इस मॉडल को हम लोग। और इस कंपाउंड से यानी कि इस एक्लिप्स्ड फॉर्म से स्टैगर्ड फॉर्म में 0 से 60 डिग्री के बीच में रोटेट कीजिएगा तो ये बन जाता है और इसी बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म। आइए इसका दूसरा मॉडल में एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म को समझाते हैं। देखिए इथेन है, ऊपर ब्लू रंग का जो आप देख रहे हैं कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है दोनों कार्बन का, और एक फॉर्म में एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को रिपेल कर रहा है, जिसके चलते वह कम स्टेबल होगा। जबकि दूसरे फॉर्म जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन से काफी दूरी पर है, जिसके चलते रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए यह ज्यादा स्टेबल है और यह फॉर्म आपका स्टैगर्ड फॉर्म कहलाता है। ऐसा लगता है जैसे बीच बीच में बॉल है, उसमें स्टिक लगा दिए हैं, इसीलिए इसको हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल कहते हैं या न्यूमन प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमन प्रोजेक्शन या बॉल एंड स्टिक मॉडल इसको कहते हैं। और पहले वाला जो मॉडल था उसको हम लोग सा हॉर्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। चलिए एक्लिप्स्ड फॉर्म देख रहे थे जिसमें रिपल्सिव फोर्स हो रहा था ना, इसको हम लोग दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप इसको एनिमेशन के जरिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फोटो ले लीजिए स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म को ऊपर के तरफ से, तो लगेगा कि एक कार्बन पर दूसरा कार्बन ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बहुत करीब आ गया है, तो इस फॉर्म को हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म कह दिए। और इस फॉर्म में देखिएगा कि एक का हाइड्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन से काफी दूरी पर है। देखो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन पीछे वाले कार्बन का है, और ये हाइड्रोजन ऊपर वाले कार्बन का है। जैसे इथेन है तो इथेन में 2 कार्बन ना हो गया, CH3 तो खड़ा कर दिए सिंगल बॉन्ड के प्रति इस तरह से, और ऊपर से फोटो ले लिए तो नहीं लगेगा कि एक कार्बन पर दूसरा कार्बन ओवरलैप किया हुआ है। तो वही चीज है, अगर हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आ जाए दोनों कार्बन का, देखो ये बैक वाले कार्बन है, ये बैक साइड का कार्बन है, ये बैक साइड का है, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, तो बहुत करीब आ गया, एक्लिप्स्ड फॉर्म कहला गया, कम स्टेबल होता है। और ये हो गया आपका फ्रंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन, ये भी बैक कार्बन का हाइड्रोजन, एक पर एक ओवरलैप हो गया ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन एक दूसरे से दूरी पर है, तो इस फॉर्म को हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म कह दिए, इस फॉर्म को हम लोग ठीक है। अब आइए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं, ठीक है। Compounds which have different configuration of atom or group ना, तो उसी इन स्पेस, तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, और इस फेनोमेनन को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब भी होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच में होता है ना। कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस विदाउट रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है। और जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे दो कॉपी ले लो और दोनों में एक कांटी ठोक दो, एक कॉपी को पकड़ लो दूसरे को घुमा दो तो घूम जाएगा, या दोनों को पकड़ के घुमाओ फ्री हो जाएगा तो दोनों रोटेट करने लगेगा। लेकिन 2 ठो कांटी लगा दो, ठीक है, तो रोटेट होगा? कभी नहीं रोटेट होगा, पेज फटने लगेगा,
ठीक है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज arises in those compounds which have different configuration of atom or group in space without rotation about carbon carbon single bond. It generally exists in those compounds which contains carbon carbon double bond or carbon nitrogen double bond, ठीक है। It is generally found in olefinic carbon, ठीक है। और ओलिफिनिक कार्बन शुड हैव डिसिमिलर एटम और ग्रुप, इसके लिए कंडीशन हो गया। ओलिफिनिक किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं ओलिफिनिक कार्बन। ओलिफिनिक कार्बन जो है उस कार्बन पर डिसिमिलर एटम होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए। सिमिलर एटम या क्या कहा जाता है आपका, अगर एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो तो वैसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगा, ठीक है। आइए कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसको ज्वाइन करा दूं। तो मैं इसमें आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा, और यह दो तरह का होता है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म किसको कहते हैं? टू सिमिलर एटम्स और प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। जैसे देख लो इसमें हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, तो इसमें दोनों क्लोरीन एक साइड है, इसमें दोनों क्लोरीन एक दूसरे का क्या है? एक क्रॉस है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ट्रांसफॉर्म कह देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल than that of the cis form. Why so? Because of these two similar groups are very close to each other. Their electron cloud are very close. Therefore, whenever their electron cloud will overlap, they will repel to each other. Consequently, it will be less stable. While in the case of the transform, two similar groups are across to each other. Electron cloud, their electron cloud are far. ठीक है, that is why they will not repel to each other. Consequently, transform is more stable. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज के बारे में मैं once again I will repeat the geometrical isomerism. What is geometrical isomerism? Those compounds we have same molecular formula but different structural formula which arises due to different arrangement of atom or group in space. It is generally found in olefinic compounds or compound containing carbon carbon double bond or carbon 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 nitrogen double bond, ठीक है। और इसमें अगर टू सिमिलर ग्रुप्स जो होता, हाँ इसके लिए कंडीशन है कि ओलिफिनिक कार्बन शुड हैव डिफरेंट एटम और ग्रुप। जैसे देख लो इसमें है ओलिफिनिक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन है, तो ये डिसिमिलर एटम प्रेजेंट है इसमें। अगर ऐसा होता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता ना। कैसा? तो देख लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इस पर एक हाइड्रोजन हम लगा देते और इस पर एक हाइड्रोजन लगा देते, ठीक है। इस पर भी हाइड्रोजन लगा देते और इस कार्बन पर भी हम हाइड्रोजन लगा देते। इस कार्बन पर देखो दोनों हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इस पर भी दोनों हाइड्रोजन का सिमिलर ग्रुप हो गया, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। ऐसा करते, यहाँ हम क्लोरीन कर देते, यहाँ भी क्लोरीन कर देते, ये भी दोनों सिमिलर हो गया, यहाँ भी दोनों सिमिलर हो गया, इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगा, ठीक है। तो किस में होता है किस में नहीं होता मैं आप लोग को जस्ट अभी एक्सप्लेन किया हूँ। और सिस फॉर्म कम स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इन केस ऑफ द सिस फॉर्म टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, while in the case of the transform two similar groups are across to each other, due to which it is more stable as their electron cloud will not overlap, therefore there will be no repulsive force between them, that is why it is more stable। While in the case of the cis form, two similar groups are on the same side, their electron cloud will come very closer and they will try to overlap, during which it will repel to each other। Consequently, the cis form is less stable। तो आपका होमवर्क है राइट डिफरेंस बिटवीन सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C6H14। हाउ मेनी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन इथेन ना, ये आपको बताना है। ये आपका आज का होम असाइनमेंट हो गया, ठीक है, मतलब कि होमवर्क हो गया, इतना तैयार करना है आपको। राइट डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस। सिस में सिमिलर एटम सेम साइड होता है और ट्रांस में सिमिलर एटम्स एक क्रॉस होता है। सिस फॉर्म कम स्टेबल है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वहीं पर आपका क्या, हाँ स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर ही दिया। सिस फॉर्म में सेम साइड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लॉड एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए लेस स्टेबल है। ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। नंबर ऑफ आइसोमर
H6 H14 में आपको निकालना है। हाउ मेनी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन इथेन, इथेन में आपको निकालना है। ठीक है, वो खत्म हो गया। तो खत्म होने से पहले मैं आपको क्या कहा जाता है, यहाँ पर कुछ और ऐड करके पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, आइए, नाउ वी विल स्टडी द आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन ना। तो साइक्लोहेक्सेन में हम लोग देखेंगे, देखो यही ना है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसमें आइसोमर्स कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका स्टडी हम करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में हो या ना हो, ठीक है, इसको हम पढ़ाते जरूर हैं, पढ़ना भी चाहिए बच्चों को। ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो साइक्लोहेक्सेन को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इस साइक्लोहेक्सेन, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया। इस साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से हम बना दिए। और दूसरा साइक्लोहेक्सेन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, देखो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6 हो गया इसमें तुम्हारा। ये जो ऐसा लगता है जैसे बोट हो ना, देखिए हो, ये बोट की तरह हो गया, तो इसको बोट फॉर्म कहते हैं। और ये चेयर फॉर्म हो गया ना। साइक्लोहेक्सेन में दो तरह का आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक बोट फॉर्म हो गया, दूसरा चेयर फॉर्म हो गया। तो आप बताइए कि कहीं सुने हैं कि फलाना पंडाल में 100 चेयर गिरने से 5 आदमी की मौत हो गई, सुने हैं ऐसा न्यूज? यस या नो बोलिए। नहीं सर। नहीं सुने हैं, बिल्कुल सही सुने हैं। जबकि आए दिन न्यूज में सुनने को मिलता है कि फलाना नदी में नाव डूबने से इतने लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इसका मतलब कि बोट फॉर्म इज नॉट स्टेबल, यह स्टेबल नहीं है। जबकि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। चेयर पर चेयर लगाते चले जाइए, 100 चेयर हो जाता है, 50 चेयर हो जाता है एक साथ, ठीक है, 10 चेयर हो जाता है, 20 चेयर हो जाता है। शरारती बच्चा को देखिएगा कि उसी चेयर पर जाकर के ऊपर बैठ जाता है, मजे लेते रहता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज चेयर फॉर्म में एक चेयर पर दूसरा चेयर आसानी से फिट हो जाता है, एक चेयर पर दूसरा चेयर आसानी से फिट होता चला जाता है, इसमें क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि एक एंड जो है दूसरा एंड से काफी दूरी पर है, जिसके चलते रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। while in the case of the boat form the hydrogen present ना, दिस कार्बन 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 6। इन द केस ऑफ द बोट फॉर्म कार्बन नंबर 5 एंड 6 आर इन स्पेस, पानी में यही चार चीज रहता है, ये जो पोर्शन है यही पानी में रहता है। ठीक है, ये तो उठा हुआ रहता है पानी से, बोट में देखे ना, ये दोनों उठा रहता है, पांचवा और छठा पोजीशन। यस या नो बोलिए। यस सर। उठा रहता है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आप लोग का। तो 1 2 3 4 जो है ये आपका पानी में है, एक प्लेन में है। बट द कार्बन नंबर 5th and 6th ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज इन स्पेस, देयर हाइड्रोजन आर close to each other, their hydrogen are very close to each other. The electron cloud present in this bond and in this bond are very close, that is why they will repel to each other, consequently it is less stable. ठीक है, and while in the case of the chair form two carbon atoms are across to each other, their hydrogen will not repel, that is why it is more stable. तो ये हो गया आपका बोट फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन में दो तरह का हो गया, आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, बोट फॉर्म, और दूसरा हो गया कौन सा फॉर्म बोलिए? चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, ये हो गया आपका चेयर फॉर्म। ठीक है, अब आइए, तो ये हो गया आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आइए अब हम लोग दूसरा टाइप हम लोगों का पास था, कौन सा था आपका, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पढ़ाइए दिए, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब के बाद हम लोग को बच गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते किसको है, वो आपका 12th में पढ़ना है, लेकिन हल्का सा आइडिया मैं 11th में भी देना चाहूंगा। ऑप्टिकल
आइसोमर्स। ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी लाइट की बात करता हूँ। ठीक है, कोई एक लाइट ले लिए। ऑर्डिनरी लाइट जो होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है ना, इट प्रोपगेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इज इट और नॉट? हाँ जी बोलो। ये ओ लाइट है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डी ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट ऑल पॉसिबल मल्टी डायरेक्शनल होता है, सभी डायरेक्शन में रोटेट करता है। इस लाइट को हम लोग किए क्या कि निकोल प्रिज्म में से पास कर दिए। किससे पास कर दिए? निकोल प्रिज्म से पास कर दिए। निकोल प्रिज्म किस चीज का बना हुआ होता है? तो कैल्साइट का बना हुआ होता है। कैल्साइट में क्या होता है? तो मार्बल होता है, डेट इज CaCO3 का बना हुआ होता है। यही कैल्साइट हो गया। ठीक है, यही प्रिज्म हो गया तुम्हारा। जब प्रिज्म से पास करोगे ऑर्डिनरी लाइट को तो इट विल बी यूनी डायरेक्शनल। क्या हो जाता है? ये यहां से निकलेगा तो यह यूनी डायरेक्शनल बन करके निकलेगा ये। ठीक है, दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन polarized light, polar plane polarized light। प्लेन पोलराइज लाइट हो गया आपका ना। तो प्लेन पोलराइज लाइट किसको कहते हैं? यूनी डायरेक्शनल लाइट को कहते हैं। एंड व्हेन दिस प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड ना, एंड इसके बाद में हम लोग मशीन एक रख देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोलरीमीटर। क्या कहते हैं? पोलरीमीटर। इफ दिस सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट साइड, किधर रोटेट करा दे? राइट साइड रोटेट करा दे। ठीक है, तो इसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डी फॉर्म। इफ द प्लेन पोलराइज इज रोटेट्स द लाइट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड अगर रोटेट करा दे तो इसको हम लोग लिवो रोटेटर यानी स्मॉल फॉर्म कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्लियर हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स होता क्या है? दोज कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट ना, आइदर टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आर नोन एज optical isomers, and those compounds which rotate the plane polarized light towards right side is known as dextrorotatory or a small d form or plus form. And those compounds which rotate the plane polarized light either towards the left side is known as a levorotatory or a small form or minus form। तो यही हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? नोट करते चले जाना, सब बाद में भूल जाओगे, इसलिए कि स्लाइड पर है नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं इसको। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? आइए मैं हल्का सा आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहला है कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है लैक ऑफ साइमेट्री। लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ साइमेट्री। लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ साइमेट्री। ठीक है, क्या होना चाहिए? लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। लैक माने नहीं, absent ना। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन किसको कहते हैं? वैसा कार्बन ना जिसका चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तो उसको हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। जैसे देख लो, ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, इसका एक वैलेंसी ए से सेटिस्फाइड है, तो दूसरा बी से, तो तीसरा सी से, तो चौथा डी से। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है ना, वो इस तरह से बन जाएगा। देखो, मिरर इमेज होता है, और मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ये डी इधर आ जाएगा,
बी इधर मिरर में दिखने लगेगा, ए इधर दिखेगा और बी आपका यहाँ पर दिखेगा, सी सॉरी सी है ना ये, हाँ ये सी यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। Such type of compounds are known as enantiomers। क्या कहते हैं? एनैंशियोमर्स कहते हैं। अब जैसे इस कंपाउंड को उठाओ और रख दो तो बी के साथ डी आ जाएगा और डी के साथ तुम्हारा ये बी आ जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो कहते हैं इसी को हम लोग नॉन सुपर। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड मिरर इमेज एंड दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स either left side or the right side। Such type of compounds are optically active and this form is known as enantiomers। Such type of compounds are called enantiomers और ऐसे compounds को हम लोग enantiomers कहते हैं। तो asymmetric carbon क्या होता है ये आप लोग जान गए। अब आइए element of symmetry क्या है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो let us rub the blackboard। मेरे लिए ब्लैक बोर्ड आपका यही स्क्रीन है, रब कर दिया हूँ। आइए अब हम लोग एलिमेंट ऑफ साइमेट्री पढ़ते हैं। ये दो तरह का होता है। एलिमेंट ऑफ साइमेट्री जो है यह दो तरह का होता है। पहला है आपका प्लेन ऑफ साइमेट्री, पहला है प्लेन ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री। और दूसरा हो गया आपका सेंटर ऑफ साइमेट्री। सेंटर ऑफ साइमेट्री पढ़ लेना। साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री किसको कहते हैं? दैट प्लेन ना थ्रू व्हिच ए कंपाउंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ना, and such type of compounds are optically inactive। for example tartaric acid। हाँ, एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ tartaric acid का, वो देखिए ये हो गया आपका टर्टरिक एसिड। ठीक है, यहाँ से कंपाउंड को इक्वली हाफ में काट सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर मिरर रख दो, ठीक है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज बन गया, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल है। ये एक दूसरे पर क्या है? सुपर इम्पोजिबल है। हाफ ऑफ द कंपाउंड विल ट्राई टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द राइट हैंड साइड एंड अनदर विल स्टार्ट टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर द लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल क्या कहा जाता है? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और वह स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा बिना रोटेट के हुए। देयरफॉर दिस सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट प्लेन थ्रू व्हिच a compound can be subdivided into two equal half, and these are optically inactive because half of the person will try to rotate the plane polarized light towards the right hand side and another half towards the left hand side। That is why it will be optically inactive, and this is due to internal compensation। क्वेश्चन पूछता है why tartaric acid is optically inactive? It is due to internal compensation। half of the compound will rotate the plane polarized light towards right hand side and another half will rotate the plane polarized light towards left hand side na, therefore it is optically inactive and it is due to the plane of symmetry, and due to plane of the symmetry it is optically inactive which causes क्या कहा जाता है? इंटरनल कंपनसेशन। यह इंटरनल कंपनसेशन आपको काउज करता है। क्या काउज करता है? तो इंटरनल कंपनसेशन काउज करता है। ठीक है, और दूसरा हो गया सेंटर ऑफ साइमेट्री। तो सेंटर ऑफ साइमेट्री किसको कहते हैं वो देख लीजिए। जैसे ये कोई कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड ले लिया हूं मैं, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, और यहाँ पर मैं सी ले लिया, यहाँ पर डी ले लिया, यहाँ पर मेरा सी है, यहाँ डी है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ए हो गया, या इसको बी कर देता हूँ, यहाँ ए कर दिया। अब देखो सी को सी से मिला दिए, डी को डी से मिला दिए, ठीक है, और ए को ए से मिला दिए, तो सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कटेगा। हालांकि डायग्राम सही नहीं बना है, इसको रुको रब करने ही दो हमको, तब भी बढ़िया से समझा देते हैं। ठीक है, तुमको हम पढ़ा रहे थे सेंटर ऑफ साइमेट्री।
ठीक है, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो इस पॉइंट पर कट रहा है, तो इस पॉइंट को ही हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कह देंगे। हाफ ऑफ द कंपाउंड विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड and another half of the compound will rotate toward the right hand side. That is why such type of compounds will be optically inactive। ठीक है, तो इसी को सेंटर ऑफ हम लोग साइमेट्री कहते हैं। तो आपको ये मैं बता दिया, कौन कौन सा चीज बता दिया, सारा चीज बता दिया। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पढ़ा दिया, एनांस्टियोमर्स भी बता दिया। ठीक है, एक डाइस्टेरियो आइसोमर्स है तो 12th में पढ़ा देंगे, हालांकि सब 12th में फिर तो रिपीट होगा ही आपको। तो ठीक है, आपका आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। कुछ क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो कि सर ये चीज हम लोग को जानना चाहिए था, तो या हम लोग को इस चीज को फिर से हमको समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप डिसाइड कीजिए पहले कौन सा टॉपिक